कल्याणी के चालुक्यों की जो राजधानी थी वो थी मान्यखेट। ठीक है, कल्याणी के चालुक्य की बात हो रही थी, तो इनकी राजधानी क्या थी? मान्यखेट, मान्यखेट या फिर मालखेड़। मान्यखेट या मालखेड़ इनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक है, कल्याणी के चालुक्यों की स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना किसने की? तो कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी राष्ट्रकूट के सामंत थे जिनका नाम है तैलप द्वितीय। संस्थापक कौन है? सॉरी, तैलप द्वितीय। इसको हम बोलते हैं तैल द्वितीय। कौन है ये राष्ट्रकूटों का सामंत है, राष्ट्रकूट का सामंत है ये, है ना? इसी ने स्थापित की थी। ओके, 24 साल तक शासन किया इसने। और याद रखना, राष्ट्रकूट शासक, जिस समय कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना हुई थी उस समय राष्ट्रकूट वंश में शासक था जो, उसका नाम क्या था? तो नाम था कक्का द्वितीय। कक्का द्वितीय। इसकी हत्या करके तैलप द्वितीय ने कल्याणी के चालुक्य वंश की नींव रखी थी। और यही नहीं, उसने 24 साल तक शासन चलाया अपना। इन कल्याणी के जो चालुक्य वंश थे इनका टोटल देखेंगे तो 200 साल तक शासन रहा है। 200 वर्ष तक इन लोगों ने शासन किया। कन्नड़ भाषा इनकी कन्नड़ भाषा में रुचि थी। अगर देखा जाए तो इनकी जो दरबारी भाषा थी, जो सरकारी भाषा थी, वो कन्नड़ ही थी। ठीक ना? लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इन्होंने संस्कृत भाषा को बिल्कुल पूरी तरह से इग्नोर किया था। कल्याणी के चालुक्यों की एक विशेषता रही है कि कल्याणी के चालुक्यों ने कन्नड़ भाषा के साथ साथ संस्कृत साहित्य में भी, कन्नड़ साहित्य के साथ साथ संस्कृत साहित्य में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, इसमें एक नाम आता है, एक नाम है जो कवि भी हैं, उनका नाम है रन्ना। रन्ना इनका नाम है। इनके बारे में सुना आप लोगों ने? कन्नड़ साहित्य के 3 कवि हैं। उनका नाम पता है किसी को? यरन्न, रन्न, ऐसे करके नाम है इन तीनों का। यूपीएससी का प्रश्न भी रहा है। चालुक्य ने, कल्याणी के चालुक्यों ने कन्नड़ साहित्य के 3 कवियों में से एक रन्न को संरक्षण प्रदान किया था। इस समय के शासक कौन रहे हैं? कई बार ऐसे सवाल भी पूछे जाते हैं, आप लोगों को भी पता होगा। कल्याणी के चालुक्य वंश के शासक कौन कौन है? कथनों पर विचार करके सही उत्तर का चयन करें। दे दिया जाएगा 4-5 ऑप्शन, फिर दिया जाएगा ABCD 1 2 3 4 5, 2 3 4 5, ऐसे करके दे दिया जाएगा। इनके शासक कौन कौन रहे हैं? तो एक तो तैलप द्वितीय है, तैलप प्रथम भी हैं, विक्रमादित्य भी हैं, जय सिंह हैं, सोमेश्वर हैं, सोमेश्वर द्वितीय, विक्रमादित्य 6, सोमेश्वर 3rd, तैलप 3rd। ये सब के सब कल्याणी के चालुक्य वंशी शासक रहे हैं। सोमेश्वर प्रथम के बारे में बताया जाता है, सोमेश्वर प्रथम के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने ही अपनी राजधानी मान्यखेट, कहां लिखाए थे? मान्यखेट से हटाया था और कहां ले गए थे? कल्याणी। ठीक है, ये आपसे सवाल भी पूछा जा सकता है। मान्यखेट से कल्याणी के चालुक्य वंश की राजधानी को किसने परिवर्तित किया था या प्रतिस्थापित किया था? तो किसने किया था? सोमेश्वर प्रथम ने, है ना? ध्यान रखना, सोमेश्वर प्रथम का नाम आएगा। और सबसे प्रतापी शासक कौन था? सबसे प्रतापी शासक कौन था भाई? तैलप द्वितीय, विक्रमादित्य 6। विक्रमादित्य 6 जो थे सबसे प्रतापी शासक माने जाते हैं। 2 लेखकों के नाम सुने होंगे। उसमें से एक ने लिखा है मिताक्षरा और एक ने लिखा है तो विक्रमांक देव के रचयिता बिल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक हैं विज्ञानेश्वर। इन दोनों को संरक्षण प्रदान किया था विक्रमादित्य 6 ने। जो विक्रमांक देव चरितम लिखा गया वो इन्हीं पर आधारित है। ठीक है,
मिताक्षरा के बारे में एक चीज और याद रखना। मिताक्षरा जो एक लेखनी है, मिताक्षरा, ये हिंदू विधि ग्रंथ, लिख लीजिए इसके बारे में चाहो तो, हिंदू विधि ग्रंथ, साथ ही साथ याज्ञ वल्क्य स्मृति पर व्याख्या भी है, मिताक्षरा में किया गया है इस बात को, ठीक है। और याद रखना, अगर विधि ग्रंथ है तो जिन्होंने इस किताब को लिखा है वो एक विधिवेत्ता भी होंगे, तो महान विधिवेत्ता बोला जाता है उनको। महान विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई थी मिताक्षरा, जो कि हिंदू विधि ग्रंथ और याज्ञवल्क्य स्मृति की व्याख्या पर आधारित है, इस याज्ञवल्क्य स्मृति पर व्याख्यायित है, ठीक है। और विक्रमांक देव जो चरित्र है उसमें विक्रमादित्य 6 के जीवन पर प्रकाश डाला गया है। हो सकता है उनकी लड़ाई, उनके जीत, है ना, यही सब उनके शौर्य गाथा, उनकी प्रशंसाओं का ही चित्रण किया गया हो। अब दूसरा आता है वातापी के चालुक्य। वातापी के चालुक्य कौन थे, इसकी स्थापना किसने की? तो वातापी के चालुक्यों की स्थापना, चालुक्य वंश की स्थापना की थी जय सिंह ने। क्या नाम है? वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की थी किसने? क्या नाम बताए थे? जय सिंह। सवाई राजा जयसिंह, सवाई राजा जयसिंह की बात करते हैं। प्रथम ने। इनकी राजधानी क्या थी? राजधानी की अगर बात करेंगे वातापी के चालुक्यों की राजधानी, तो वातापी ही थी। वातापी का एक दूसरा नाम भी है। क्या नाम है दूसरा इसका? बात समझे? इस वंश के जो शासक रहे, प्रमुख शासक रहे हैं, एक तो जिसने स्थापना की वो तो रहेंगे ही रहेंगे, उनके अलावा इसमें पुलकेशिन प्रथम, पुलकेशिन प्रथम के बारे में आपने सुना होगा, कीर्तिवर्मन के बारे में भी सुना होगा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में सुना होगा, जिसने उत्तर भारत के किसी एक शासक को नर्मदा से दक्षिण की ओर बढ़ने से रोक दिया था। ये बात पता है ना? हर्षवर्धन को सर। ये बात पता है ना सबको? सर ध्यान रखना इसको। हर्षवर्धन को रोका था पुलकेशिन द्वितीय। बिल्कुल, ठीक है। और कौन है इसमें? इसमें विक्रमादित्य भी हैं, विक्रमादित्य, विनयादित्य, विजयादित्य है। महाकूट एक स्तंभ लेख है, महाकूट स्तंभ लेख है। इसके बारे में क्या जानते हैं? इससे यह प्रमाणित होता है कि पुलकेशिन द्वितीय ने बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ को संपन्न करवाया था। पुलकेशिन द्वितीय ने जिन 2 यज्ञों को संपन्न करवाया उनका उल्लेख किया गया है महाकूट स्तंभ लेख में, और उन दोनों का नाम क्या था? एक का नाम है बहुसुवर्ण और दूसरे का नाम है अग्निष्टोम। पुलकेशिन द्वितीय ने जिनेंद्र का मेगुती मंदिर भी बनवाया था। कौन सा मंदिर बनवाया था भाई? जिनेंद्र का मंदिर। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर, मेगुती मंदिर बनवाया था। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर बनवाया था पुलकेशिन द्वितीय ने। पुलकेशिन द्वितीय ने ही हर्षवर्धन को हराया था। उसके बाद इसने उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की भाई? दक्षिणापथेश्वर। दक्षिणापथेश्वर की भी उपाधि धारण की, साथ ही साथ परमेश्वर की भी उपाधि धारण की। जिसने इसकी स्थापना करवाई, जिसने 2 बड़े बड़े यज्ञ करवाए, वही बाद में हर्षवर्धन को पराजित कर परमेश्वर और दक्षिणापथेश्वर जैसी उपाधियां भी धारण की, ठीक है। पल्लव वंशी शासक हैं एक, पल्लव वंशी, पल्लव जानते ना, पल्लव वंशी शासक। क्या नाम इनका? पल्लव वंशी शासक हैं नरसिंह वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम। इसने नरसिंह शैली का भी विकास किया था, ठीक है, ध्यान रखना। नरसिंह शैली का भी इसने विकास किया। इसी ने, नरसिंह वर्मन प्रथम ने ही पुलकेशिन द्वितीय को 642 में, ईसवी सन की बात है, 642 ईसवी सन में परास्त किया। और उसके बाद इसने क्या किया? फिर नरसिंह वर्मन प्रथम ने बादामी पर जाकर अधिकार कर लिया। आप समझ गए? दूसरा नाम वातापी का
पता चल गया भाई। बादामी। हाँ, जो चालुक्य है ना उनमें से एक बादामी का भी चालुक्य है, वातापी का चालुक्य, बादामी के चालुक्य। तो बादामी पर अधिकार किया नरसिंह वर्मन प्रथम ने, पल्लव वंशी शासक है, पुलकेशिन द्वितीय को पराजित करके। ठीक है, और इसी युद्ध में, इसके साथ हुए युद्ध में ही पुलकेशिन द्वितीय मारा गया है, ऐसी भी एक संभावना है। इसी विजय के बाद जब इसने पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया तो नरसिंह वर्मन ने एक उपाधि धारण की। उपाधि क्या थी? उपाधि है इसकी वातापी कोंड। वातापी कोंड मतलब वातापियों को पराजित कर दिया भाई। अरे बादामी पर अधिकार कर लिया, वातापी के चालुक्यों को परास्त कर दिया, वातापी कोंड खो गया अभी। पुलकेशिन द्वितीय क्योंकि थोड़ा सा उसका वर्णन भी अच्छा खासा स्थिति में है, तो उसके द्वारा कुछ काम भी किए गए होंगे। वैसे इसने 2 यज्ञ करवाए हैं। कौन कौन से यज्ञ थे दोनों? सर नहीं पता है हमको। अरे अभी बताए भाई। हाँ बताओ भाई, आप बताओ संजीव। सर वातापी कोंड। सर वातापी कोंड। सर एक करवाया। सर बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम। वेरी गुड। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित एक अभिलेख है, उसके बारे में पता है आप लोगों को? ऐहोल अभिलेख। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से ही संबंधित है। याद रखना, अजंता में एक गुहा चित्र ऐसा बनाया गया है जिसमें दिखाया गया कि पुलकेशिन द्वितीय फारसी दूत मंडल का स्वागत कर रहा है। अगर आपसे यह प्रश्न पूछा जाए कि पुलकेशिन द्वितीय द्वारा फारसी दूत मंडल का स्वागत करते हुए चित्र कहां पर देखने को मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए वो अजंता की गुफा में ही मिलेगा। ठीक है, ये वातापी का निर्माण करता कीर्तिवर्मन, वातापी का जो निर्माण करता था कीर्तिवर्मन था, यह भी याद रखने की जरूरत है। मालवा को जीतने के बाद विनयादित्य ने सकलोत्तर पथनाथ, ये थोड़ा सा लिख लेना हो तो, सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि किसने धारण की? तो सकलोत्तर पथनाथ की उपाधि विनयादित्य ने धारण की थी मालवा को जीतने के बाद। ठीक है, अब विक्रमादित्य द्वितीय का शासन था जिस समय दक्षिण भारत पर अरबों का आक्रमण हुआ था। तो अरबों का आक्रमण जब दक्कन में हुआ, उस समय दक्कन में शासक हुआ करता था विक्रमादित्य द्वितीय। इस आक्रमण का मुकाबला विक्रमादित्य ने अपने विक्रमादित्य का एक भतीजा है पुलकेशिन ने किया था। इस अभियान की सफलता हुई, इस अभियान में सफलता पाई गई। तो विक्रमादित्य द्वितीय ने क्या किया? अवनिज नाश्रय की उपाधि धारण की। जब उसने अरबों के आक्रमण को असफल बना दिया, हालांकि अपने भतीजे को ही भेजा था, लेकिन जब असफल बना दिया तो उसने एक उपाधि धारण की। उस उपाधि का क्या नाम था? अवनिज नाश्रय की उपाधि। अवनिज नाश्रय की उपाधि। ठीक है, ठीक है। अंतिम राजा कौन था फिर? अंतिम राजा है कीर्तिवर्मन द्वितीय। इसमें एक चीज और, विक्रमादित्य सेकंड के बारे में एक चीज और याद रखना कि विक्रमादित्य सेकंड की पहली पत्नी थी लोक महादेवी। लोक महादेवी ने पट्टदकल में, पट्टदकाल कई बार पढ़े होंगे पट्टदकाल के बारे में, पट्टदकाल में विरूपाक्ष महादेव मंदिर और उसकी जो दूसरी पत्नी थी त्रैलोक्य देवी, उन्होंने त्रैलोकेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। बात समझे? लोक महादेवी ने विरूपाक्ष मंदिर बनवाया पट्टदकल में, त्रैलोक्य देवी ने त्रैलोकेश्वर मंदिर बनवाया। और ये दोनों किसकी पत्नियां हैं? विक्रमादित्य द्वितीय की पत्नियां हैं। इसका एक सामंत हुआ करता था दंती दुर्ग। दंती दुर्ग ने इसको पराजित किया और पराजित करने के बाद उसने क्या किया? एक नए वंश की नींव रखी। उस नए वंश का क्या नाम था भाई? दंती दुर्ग किस वंश का संस्थापक माना जाता है? तीसरा राजवंश कौन है? तीसरे राजवंश का नाम है वेंगी। वेंगी के चालुक्य। वेंगी के चालुक्य कौन है भाई? इसका संस्थापक कौन है? वेंगी के चालुक्य का संस्थापक है विष्णुवर्धन। विष्णुवर्धन इस वंश का संस्थापक है। राजधानी क्या थी? इनकी राजधानी थी वेंगी। वेंगी कहां पड़ेगा? तो वेंगी पड़ेगा आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में।
इसके शासक कौन रहे, प्रमुख शासक कौन कौन थे? तो इस वंश के जो वेंगी के चालुक्य हैं, इस वंश के प्रमुख शासकों में नाम चाहो तो नोट कर लेना। जय सिंह प्रथम, जय सिंह प्रथम, इंद्रवर्धन, विष्णुवर्धन द्वितीय, जय सिंह द्वितीय और विष्णुवर्धन तृतीय। ये जो शासक हैं ये वेंगी के चालुक्य वंश के शासक हैं। और इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? ये वेंगी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन हुआ? उसका नाम है विजयादित्य, विजयादित्य तृतीय, विजयादित्य तृतीय इस वंश का सबसे प्रतापी शासक हुआ। इन्होंने क्या किया? इन लोगों ने, वेंगी के जो चालुक्य थे, इन लोगों ने तेलुगु साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान मतलब योगदान दिया था। आंध्र प्रदेश के है ना ये, आंध्र प्रदेश वेंगी को राजधानी बनाया, तो आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तेलुगु ही ना बोली जाती है। तो तेलुगु साहित्य के पोषक हैं ये लोग, वेंगी के चालुक्य। ठीक है, इस चैप्टर से संबंधित हमने क्या देखे कि हमने देखा भाई कि जो आपको मिला था, अभी कुछ खोजा गया था इसके बारे में, 900 साल पुराना शिलालेख, उसके बारे में भी पढ़ लिया। चालुक्य वंश के बारे में, चालुक्य वंश की तीनों वंशावलियों के बारे में हमने पढ़ लिया, कौन कौन इसके प्रमुख राजा रहे हैं, कौन कौन इसके संस्थापक रहे हैं, इसके जो प्रतापी शासक कौन थे, इनके जो कवि लेखक थे वो कौन कौन थे, कौन सी रचना हुई थी, किसने कौन सा यज्ञ करवाया, सारी चीजें देख ली हैं, लगभग देख चुके हम लोग, है ना। इसमें लगे हाथ एक चीज और याद रख लेना, जो कल्याणी के चालुक्य हैं, जो कल्याणी के चालुक्य हैं और जो वेंगी के चालुक्य हैं, ये दोनों लोग बादामी के चालुक्यों के वंशज हैं। मतलब क्या है? मतलब है पेड़ के रूप में देखा जाएगा तो पेड़ के रूप में बादामी के चालुक्य दिखेंगे, उनकी शाखाएं हैं दोनों, कल्याणी और वेंगी। ठीक है ना, ये बात याद रखनी है। ठीक है, कोई डाउट नहीं ना किसी को? मॉर्गन स्टैनली ले लगाया है। भारत की जीडीपी का अनुमान किसने लगाया है? मॉर्गन स्टैनली ने। कितना बताया इन्होंने? 6.8% जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान इन्होंने बताया है कि भैया जीडीपी वृद्धि जो रहेगी वो सकारात्मक ही रहेगी। मॉर्गन स्टैनली की रिपोर्ट है। सही करंट का भी बता रहे हैं। इन्होंने बताया है कि औद्योगिक तथा पूंजीगत व्यय गतिविधि में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके कारण से 2024-25 के वित्तीय वर्ष के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ अनुमान 6.8% हो गया है। इन्होंने जो 6.8% बताया है उसका कारण क्या है, लिख लो। औद्योगिक और पूंजीगत व्यय गतिविधि में लगातार वृद्धि के कारण, ठीक है। अभी इन्होंने 6.8% किया है, पहले ये जो हुआ करता था वो 6.5 था, ठीक है ना। आप चाहे तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, पहले 6.5% ऐसे करके, ठीक है। और मार्च 2024 में जो चौथी तिमाही है हमारी, उसमें जीडीपी वृद्धि जो रही है वो 7% के बराबर रही है, ये भी नोट करना। तो अगर देखा जाए वित्त वर्ष, लिख लीजिए, तो वित्त वर्ष 2023-24 की जीडीपी वृद्धि दर 7.9%। ये इन्हीं की रिपोर्ट है, इन्होंने ही अपना इस हिसाब से बताया है। रिपीट कर दीजिए। बताया है कि विकास का जो आधार है वो व्यापक होगा, ग्रामीण शहरी खपत तथा निजी सार्वजनिक पूंजीगत व्यय के बीच जो अंतर होगा 2024-25 में कम होगा। खपत और व्यय के बीच का जो अंतर होगा वो क्या होगा, 2024-25 में कम होगा, ठीक है। अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आ रही है, उसका कारण क्या है, लिख लीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था में स्थिरता आने का प्रमुख कारण
स्थिरता सर एक बार रिपीट कर दीजिए। स्थिरता आने का प्रमुख कारण मुद्रास्फीति में कमी और चालू खाता घाटा का कम होना है। सीपीआई नाम सुना आप लोगों ने? सीपीआई सर क्या क्या जी ये सर। क्या होता है ये? कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। हाँ, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मामले में ये बताया गया है कि सीपीआई बास्केट में महत्वपूर्ण भागीदारी वाली खाद्य मुद्रा स्फीति में कमी आई है। ये भी नोट कर लीजिएगा। इसका कारण है आपूर्ति पक्ष में सुधार, धीमी वैश्विक वृद्धि, कमोडिटी की ऊंची कीमत, सख्त वैश्विक वित्तीय नीतियां भारत की वृद्धि तथा व्यापक आर्थिक स्थितियों के लिए जोखिम भरी होती हैं। आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए कि भारत की वृद्धि ठीक है, भारत की वृद्धि और व्यापक आर्थिक स्थिरता के लिए, स्थिरता बोल रहे हैं भाई, स्थिरता के लिए जोखिम उत्पन्न करने वाली नीति क्या रही है? डैश करके लिख लेना। एक तो है धीमी वैश्विक वृद्धि, दूसरा है कमोडिटी की ऊंची कीमत, और धीमी फिर से बोल दीजिए। धीमी 2022-23 के वित्तीय वर्ष में भारत में जो निवेश दर रही है वो जीडीपी का 32.2% रहा है। 2022-23 में भारत में निवेश दर कितना रहा है? 32.2%। 26-27 में कितना होने का अनुमान है? 2026-27 में कितना होने का अनुमान है? ये होगा भाई, हो सकता है 36.2%। इतना हो सकता है 26-27 में जाकर। निवेश दर की बात हो रही है, ठीक है। मॉर्गन स्टैनली, इतनी देर से हम बात कर रहे हैं इनके बारे में, तो ये भी पता होना चाहिए मॉर्गन स्टैनली आखिर है कौन? कौन है भाई ये? संस्था। ये तो एक संस्था है ना सर। मॉर्गन स्टैनली। अरे हम कहाँ बोल रहे हैं कि आदमी है, लिखो ना। अमेरिका का एक निवेश बैंक है, अमेरिका का एक निवेश बैंक है। इसकी पूर्ववर्ती संस्था जेपी मॉर्गन एंड कंपनी थी। जेपी मॉर्गन एंड कंपनी पहले रही है, अब ये बन गई मॉर्गन स्टैनली। स्थापना कब हुई थी इसकी? स्थापना लिख लो 1871 में। 1871 में इसकी स्थापना हुई थी। उस समय भारत में वायसराय कौन था? भारत का वायसराय कौन था? किसी को पता है क्या? जिसके समय में भारत में पहली जनगणना करवाई गई थी, उसका नाम क्या था? लॉर्ड मेयो उस समय थे भारत के गवर्नर, वायसराय, ठीक है। 1871 में इसकी स्थापना हुई। संस्थापक इसके कौन रहे? तो लिख लीजिए जॉन पियरमोंट मॉर्गन। जॉन पियरमोंट मॉर्गन। 1929 की मंदी के बाद 1929 की महामंदी के बाद 1933 में ग्लास स्टीगल अधिनियम पारित हुआ। ग्लास स्टीगल अधिनियम पारित हुआ, जिसके पश्चात 1935 में निवेश बैंकिंग प्रभाग को अलग कर
मॉर्गन स्टैनली का गठन किया गया। ठीक है, मॉर्गन स्टैनली का गठन हुआ। अब मॉर्गन स्टैनली दो लोगों के नाम का अंतिम अक्षर है। एक है हेनरी एस मॉर्गन और दूसरे हैं हेरोल्ड स्टैनली। यही दोनों लोगों ने मिलकर शुरू किया था मॉर्गन स्टैनली को। शुरुआती साझेदार थे दोनों लोग। फिर क्या हुआ, 1986 में मॉर्गन स्टैनली का क्या किया गया भाई, सार्वजनिकरण कर दिया गया। सार्वजनिकरण हुआ 1986 में। और 2003 में मॉर्गन स्टैनली ने प्रतिभूति, धन प्रबंधन, निवेश प्रबंधन व्यवसायों का समर्थन करने के लिए मुंबई भारत में है, एक नया ग्लोबल इन हाउस सेंटर स्थापित किया। टीबी रिपोर्ट क्या है, किसने जारी किया है, जारी करता कौन भाई, तो जारी करता है स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार, स्वास्थ्य मंत्रालय भारत सरकार ने जारी किया है। इसमें क्या बताया गया है, भारत में टीबी के अनुमानित और वास्तविक मामलों के बीच अंतर कम हो रहा है। जैसे 2023 में एक इन्होंने रिपोर्ट जो दी है, उस रिपोर्ट में बताया गया कि 2023 में जो टीबी के अज्ञात मामले सामने आए वो रहे हैं 2.3 लाख, जबकि 2022 में वही जब आंकड़े देखे गए थे तो उनकी संख्या हुआ करती थी 3.2 लाख के। इनकी ये रिपोर्ट रही। अज्ञात मामला अब क्या है, अज्ञात मामला अभी बात करें तो अज्ञात मामला क्या है, अज्ञात मामला का मतलब होता है अनुमानित संख्या और रिपोर्ट किए गए मामलों की वास्तविक संख्या के बीच के अंतर को कहा जाता है, इसी को बोलते हैं। अब अज्ञात मामले में कमी का क्या मतलब होता है, कमी का मतलब यह होता है टीबी मामलों की अधिक पहचान और रिपोर्ट, यह बात सामने आई है। ठीक है, अज्ञात मामले का मतलब यह होता है कि जितने मामलों की ज्यादा पहचान हुई उतनी ही रिपोर्ट आ रही है। ठीक है, इससे क्या होता है, इससे जो अज्ञात मामले होते हैं, अज्ञात मामलों के माध्यम से ही प्रभावित व्यक्ति का उचित उपचार और देखभाल किया जाता है सही ढंग से। यह सब क्यों हो रहा है, यह सब क्यों हो रहा भाई, मामलों में कमी क्यों आ रही है, अज्ञात मामलों में कमी क्यों आ रही है, उसका एक कारण बताया जा रहा है। कमी आने का प्रमुख कारण भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया नी6 पोर्टल है। इससे कैसे कमी आएगी, इसके माध्यम से क्या किया जाता है, सभी टीबी रोगियों की निगरानी सही ढंग से की जा रही है इस नी6 पोर्टल के कारण, इसलिए कमी आ रही है इसमें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना थोड़ा सा लिख लीजिए। 2023 में टीबी के अनुमानित मामले, 2023 में टीबी के अनुमानित मामले 2022 के 27.4 लाख के अनुमान से बढ़कर 27, रिपीट कर दीजिए। लेकिन जो संक्रमण है ना, संक्रमण के कारण जो मृत्यु दर है वो अभी भी बरकरार है। लिख लीजिएगा, संक्रमण से मृत्यु दर अभी भी बरकरार है। ब्रैकेट में लिख लेना 3.2 लाख, 3.2 लाख, जो कि इन कंट्री मॉडल पर आधारित है। ठीक है, जो कि इन कंट्री मॉडल पर आधारित है। क्या मॉडल पर आधारित है, इन कंट्री मॉडल पर, ये जो मृत्यु दर है, ठीक है ना, एक नई पद्धति है, ये जो अनुमान निकाला गया है, एक नई पद्धति इन कंट्री मॉडल के आधार पर निर्धारित किया गया है। ठीक है, इन कंट्री मॉडल पे बात हो रही थी। ये इन कंट्री मॉडल क्या है भाई, हमने बताया था जो ये नीचे ये जो
संक्रमण से जो मृत्यु है, संक्रमण से जो मृत्यु हो रही है 3.2 लाख, वो अभी भी बरकरार है ना? ये हमने बताया था। और ये भी बताया था 2023 में टीबी के जो अनुमान 2022 के मुकाबले में कुछ ज्यादा रहे हैं, 0.4 लाख अधिक रहा है। मतलब 2022 में 27.4 लाख अनुमानित मामले दर्ज हुए थे, वही 2023 में जाकर 27.8 लाख हो गए थे। ये जो आकलन जो मामले देखे गए थे, ये जो अनुमान लगाए गए थे, ये किस बेस पर आधारित थे? किस पर आधारित थे? तो वो थे इन कंट्री मॉडल पर आधारित थे। बात होती है इन कंट्री मॉडल क्या है? फिर इन कंट्री मॉडल क्या है, लिख लीजिए। इन कंट्री मॉडल लिखिएगा। भारत टीबी के मामलों के प्रसार को, टीबी के मामलों के प्रसार को ट्रैक करने वाला एक परिष्कृत गणितीय मॉडल है। जिसका विकास भारत ने किया है। जिसका विकास भारत ने किया है, और ऐसा कुछ करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है भारत। WHO ने भी इसको मान्यता प्रदान कर दी है। WHO ने मान्यता प्रदान की है। एक और पॉइंट लिख लीजिएगा, यह बीमारी के प्राकृतिक इतिहास, संक्रमण के व्यक्तिगत मामलों, स्वास्थ्य देखभाल, उपचार कवरेज और परिणाम पर आधारित है। अब टीबी रिपोर्ट भारत टीबी रिपोर्ट के बारे में हमने ये जाना कि भारत टीबी रिपोर्ट स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा प्रकाशित की जाती है। एक वार्षिक रिपोर्ट है। ठीक है, पहले हम पढ़ चुके हैं। ये क्या करती है? भारत में टीबी की स्थिति पर प्रमुख डाटा और विश्लेषण प्रस्तुत करता है। यह राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी भी करता है। भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य क्या है? 2025 तक सर। हाँ, लिख लीजिए। भारत में टीबी उन्मूलन का लक्ष्य 2025 रखा गया है। ठीक है, जिसके तहत ऐसे लंबा सा डैश देके एक एक पॉइंट करके ऐसे लिख लो। सितंबर 2022 में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान शुरू किया गया। ठीक है, ये टीबी मुक्त भारत जो अभियान था ना, जिसकी शुरुआत सितंबर 2022 में हुई थी, इससे क्या हुआ कि टीबी को सार्वजनिक चर्चा का विषय बना दिया गया।
या यूं कहा जाए तो इसके माध्यम से टीबी जो है ना सार्वजनिक चर्चा का एक विषय बन गया और इससे लोगों में इस बीमारी के प्रति जागरूकता भी उत्पन्न हो गई। ठीक है, जैसे सरकारी कार्यक्रम के तहत टीबी रोगियों को टीबी रोगियों को टीबी रोगियों को सभी सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज, टेस्ट, मुफ्त दवाएं दी जाती हैं। ठीक है, हो गया। अगला पॉइंट भी लिखिएगा सर। केंद्र सरकार निक्षय पोषण योजना के तहत टीबी रोग का इलाज करा रहे लोगों को पोषण के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। ठीक है, वित्तीय सहायता भी देती है। हो गया। चल, अब क्या है ना, जब ये जो कार्यक्रम चला भारत सरकार द्वारा टीबी उन्मूलन, तो इससे जांच प्रक्रिया में भी तेजी आई। ठीक है, जांच प्रक्रिया में जब तेजी आई तो इसमें प्रारंभिक चरणों में रोगियों की संख्या में तो वृद्धि हो सकती है जब जांच शुरू हुई। तो क्यों ऐसा होगा? क्योंकि फिर पहचान होगी, है ना, उपचार दिया जा रहा उन्हें। लेकिन संक्रमण चक्र टूट रहा है। टीबी एक संक्रामक रोग होता है जिसको फैलने से रोकने के लिए संक्रमण चक्र को तोड़ना जरूरी होता है। लिख लीजिए, WHO द्वारा प्रकाशित वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2023 के अनुसार, वैश्विक टीबी रिपोर्ट कौन जारी करता है? WHO, है ना। अनुसार भारत में टीबी के मामलों की दर 2015 में 1 लाख पर 237 से घटकर 2022 में 1 लाख पर कितना हो गया? 199। कितना प्रतिशत कमी हुई होगी? करीब 16% की कमी हुई है। ठीक है, ये WHO की रिपोर्ट में बताया गया है कि 2015 में 1 लाख में से 237 लोगों को जो टीबी की बीमारी हुआ करती थी, वो 2022 में आकर 199 पर सिमट कर रह गई है। 16% का सुधार हुआ है, या फिर बोले तो इस दर में 16% की कमी आई है। ठीक है ना। इसी दौरान मतलब 15 से 22 के दौरान की बात है। इसी दौरान टीबी से मृत्यु दर 1 लाख पर 28 से घटकर कितनी हो गई?
23 2022 में, ठीक है, 2022 में इतनी हो गई। ये कितना प्रतिशत कमी दिखा रहा है? 18%। 18% की कमी दिख रही है। टीबी मामलों में जो सुधार हुए उनके कुछ कारण तो हम ऐसे भी देख लिए, जैसे एक हमने देख लिया इन कंट्री मॉडल को अपनाना, एक हमने देख लिया निक्षेप पोर्टल, ये कुछ चीजें तो हमने देख ली सुधार के लिए, लिख लीजिएगा। ये दो तो हमारे पास कारण दिख रहे हैं, इन कंट्री मॉडल अपनाना और दूसरा है आपका निक्षेप पोर्टल, है ना। और 2022 में जो अपनाया गया था टीबी उन्मूलन कार्यक्रम, जो उसके लक्ष्य थे, है ना, ठीक है। सर समझ में कम आ रहा है सर, अभी आपने कहा। इसके अलावा और भी इसके सुधार के कई सारे कारण हैं, जैसे एक कारण और है जागरूकता में वृद्धि, जागरूकता में वृद्धि, जागरूकता में वृद्धि, ठीक है। बेहतर उपचार सुविधाएं, बेहतर उपचार सुविधाएं, अगला पॉइंट भी लिख लीजिए। सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बढ़ता सहयोग, ठीक है, हो गया। सर स्वास्थ्य सेवाओं के बीच निजी स्वास्थ्य सेवाओं के बीच बढ़ता सहयोग, टीबी को ही बोलते हैं तपेदिक रोग, ठीक है, टीबी को ही तपेदिक रोग बोला जाता है। एक गंभीर श्वसन रोग होता है। कैसे होता है ये? बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है ये रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है? फेफड़े में संक्रमण होता है। अगर व्यक्ति बीमार है, कोई इस बीमारी से कोई व्यक्ति ग्रसित है, तो उसके खांसने छींकने से निकली जो ड्रॉपलेट्स होती है ना, उनके संपर्क में अगर कोई दूसरा व्यक्ति आता है तो संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। लक्षण क्या होता है इनका? लक्षण क्या है? संक्रमण की प्रारंभिक स्थिति में अधिकांश लोगों में लक्षण नहीं दिखते हैं, याद रखना इस बात को, चाहे तो लिख भी सकते हो। संक्रमण 3 से 4 सप्ताह तक जो तो संक्रमण की प्रारंभिक स्थिति में अधिकांश लोगों में कोई भी लक्षण नहीं दिखते। अधिकांश लोगों की बात हो रही, सबकी बात नहीं हो रही, ठीक है। बात समझ रहे ना। कुछ लोगों में फ्लू जैसी समस्या हो जाती है, जिसके कारण हल्का बुखार, थकान, खांसी, ये सब बात आने लगती है। और संक्रमण बढ़ने की स्थिति में खांसी के साथ बलगम भी आता है, सांस लेने खांसने के साथ दर्द भी उठता है, बुखार भी होता है, ठंडा भी लगता है, रात में पसीना भी आता है। गंभीर श्वसन रोग है। यह बैक्टीरियल संक्रमण के कारण होता है। उसका नाम क्या है? बैक्टीरियल संक्रमण का काम क्या है? सॉरी, बैक्टीरियल जो होती है उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना, माइको बैक्टीरियम ट्यूबर कुलोसिस, है ना, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। ये बैक्टीरिया है इसका भाई। इसमें फेफड़ों में संक्रमण होता है। इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के छींकने या खांसने से निकली ड्रॉपलेट्स तो इस बीमारी से ग्रसित व्यक्ति के खांसने छींकने से निकली ड्रॉपलेट्स के संपर्क में आने पर दूसरे व्यक्ति के संक्रमित होने की संभावना बढ़ जाती है। ओके, लक्षण लिख लीजिए। लक्षण
एक एक पॉइंट करके लिख लीजिएगा। पहला पॉइंट लिखिएगा, लक्षण क्या है इसका। संक्रमण की प्रारंभिक स्थिति में अधिकांश लोगों में कोई भी लक्षण नहीं दिखते। कुछ लोगों में फ्लू जैसी समस्या हो जाती है। फ्लू, कुछ लोगों में फ्लू जैसी समस्या हो जाती है, जिसके कारण हल्का बुखार, थकान और खांसी होती है। ठीक है, खांसी होती है। अगला पॉइंट लिखिएगा, लिखिए संक्रमण बढ़ने की स्थिति में खांसी के साथ बलगम आने, सांस लेने या खांसने के साथ दर्द होना, बुखार के साथ ठंडा लगना और रात में पसीना आने की समस्या देखी जाती है। तो लैंसेट अध्ययन के अनुसार ये बात पता चली है कि 2050 तक भारत की जो प्रजनन दर है वो कितनी होने वाली है भाई, 1.29, है ना। टॉपिक का नाम लिख लेते हैं, लैंसेट का अध्ययन। क्या बताया इन्होंने कि 2050 तक भारत की प्रजनन दर 1.29 तक गिरने का अनुमान है। ठीक है, ये लैंसेट क्या है, लैंसेट के बारे में पता है किसी को? नो सर, नहीं पता, बड़ी ठीक है, शोध पत्रिका है। ठीक है। और ये जो प्रजनन दर है, सॉरी यहाँ पे देखिए लिखे नहीं, भारत की प्रजनन दर क्या बोलते हैं इसको, TFR है ना, टोटल फर्टिलिटी रेट। इसमें प्रकाशित हुआ, लैंसेट में प्रकाशित हुआ है ये बात। और ये अध्ययन किसने किया है, अध्ययन किया है, नाम लिख लीजिए, कहाँ के शोधकर्ता है भाई, कई बार ऐसे भी सवाल होते हैं। तो शोधकर्ता हैं इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन, ठीक है, के शोधकर्ताओं द्वारा किया गया। ठीक है, इनके द्वारा किया गया है। किसके आंकड़ों पर आधारित है, इस आंकड़े का आधार क्या है, तो आंकड़े का आधार लिख लो, आधार है ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज। अब अगर इसको पूरा मिला के पढ़ा जाए तो कैसे पढ़ेंगे, इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवैल्यूएशन के शोधकर्ताओं के द्वारा ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज के आंकड़ों पर आधारित भारत की कुल प्रजनन दर 2050 तक 1.29 रहने का अनुमान लगाया गया है, जिसका प्रकाशन किसमें किया गया है, लैंसेट में। ठीक है ना सर, ये नहीं समझे आप, अध्ययन होना चाहिए वर्तमान में, सॉरी 1950 में यह दर कितनी थी, तो 1950 में कुल प्रजनन दर थी 6.2। 2021 में कितनी हुई, 1.91। बात समझ रहे हैं, आंकड़ा दिया कि 2100 में कितना होने का अनुमान है, तो 2100 में ये हो जाएगा 1.04 के, ऐसा भी अनुमान है। अब बात है
प्रजनन दर में कमी क्यों आ रही है, उसके क्या कारण है? प्रजनन दर में कमी का कारण क्या हो सकता है? देखो, स्वास्थ्य में सुधार एक सबसे बड़ा कारण है। परिवार नियोजन का परिवार नियोजन कार्यक्रम, मानसिक परिवर्तन। किसी ने बाल मृत्यु दर भी हाँ 10 ज्यादा बच्चे कर पैदा कर दिए तो सबको ये लगता था कि 10 में से कुछ नहीं तो कम से कम 2 बच्चा तो बच ही जाएगा। ये भी एक समस्या थी, क्योंकि स्वास्थ्य की इतनी सारी जानकारी नहीं थी, इतना सारा विकसित नहीं था सब कुछ, अस्पताल नहीं थे इतने सारे, डॉक्टर्स इतने सारे नहीं थे, दवाइयां इतनी सारी नहीं थी, और जो दवाइयां थी भी वो सबकी पहुंच में नहीं थी। तो स्वास्थ्य में सुधार हो गया। अब सरकार देखें तो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल बना के रखी सरकार ने, 1 रुपए की पर्ची पे खूब सारी दवा मिल जाती है। दवा की बात छोड़ दीजिए, जच्चा और बच्चा दोनों को सुरक्षित रखने के लिए सरकार ने एक से एक योजनाएं चला रखी हैं। बच्चा गर्भ में आता नहीं है कि उसके लिए एक योजना लागू हो जाती है सरकार की। आपने देखा होगा कई सारी योजनाएं ऐसी हैं, और सरकार के कार्यक्रम भी तो कुछ ऐसे हैं कि अगर इतने बच्चे होंगे तो ये वाला इनाम, ये वाला प्रोत्साहन मिलेगा उनको। कुछ राज्यों में ऐसा है, विशेष राज्य हैं जैसे आसाम है आपका। तो प्रजनन दर में कमी का कारण है स्वास्थ्य में सुधार, परिवार नियोजन कार्यक्रम, मानसिक परिवर्तन। स्वतंत्रता के बाद क्या किया गया सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद सरकार का यह प्रयास रहा कि सरकार ने जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए। परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए, कारण लिखा दीजिए ना। पहला पॉइंट लिखिएगा, परिवार कल्याण कार्यक्रम चलाए गए। दूसरा पॉइंट, मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए नकद हस्तांतरण किए गए। मातृ और शिशु स्वास्थ्य के लिए नकद हस्तांतरण किए गए। अगला पॉइंट भी लिख लो, लोगों को 2 से अधिक बच्चे ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। लोगों को 2 से अधिक बच्चे ना पैदा करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। अगला पॉइंट है, धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। धीरे धीरे लोगों के व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। अगला पॉइंट भी लिखिए, लोगों को शिशु के जीवित रहने की गारंटी मिली। अगला पॉइंट, विभिन्न मातृ और बाल स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम तथा सफल टीकाकरण के कारण शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। ठीक है, सर सफल टीकाकरण के कारण शिशु मृत्यु दर में काफी गिरावट आई है। ठीक है, दूसरा कारण है आर्थिक कारण। आर्थिक कारण क्या है? कारण में लिख लो क्या है। विकास के साथ धन का अंतर पीढ़ीगत प्रवाह पूर्व की अपेक्षा विपरीत हो गया है। ठीक है, विकास के साथ लिख लिए सर। धन का अंतर पीढ़ीगत प्रवाह पूर्व की अपेक्षा विपरीत हो गया है। ठीक है, अगला पॉइंट, माता पिता को अब अपने बच्चों से पूर्व की तरह लाभ नहीं मिलता। अगला लिखिएगा, अपने बच्चों से पूर्व तरह लाभ नहीं मिलता। ठीक है, ये 2 कारण है आर्थिक। तीसरा एक कारण लिखिए, महिला साक्षरता और कार्यबल में भागीदारी। लिख लो फिर इसमें, महिला साक्षरता कार्यबल में भागीदारी लिखिएगा। महिला साक्षरता और कार्यबल में उनकी भागीदारी के वृद्धि ने भी महिलाओं के आर्थिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाया है। सर भागीदारी की वृद्धि ने भी महिलाओं के आर्थिक और मानसिक स्थिति में परिवर्तन लाया है। ठीक है, अगला पॉइंट लिखिएगा, थोड़ा स्पीड में लिखो ना भाई। कैरियर चेतना
वित्तीय रिटर्न, कैरियर चेतना, वित्तीय रिटर्न और आर्थिक स्वतंत्रता के कारण महिलाएं दूसरा बच्चा पैदा करने के अपने विकल्प पर पुनर्विचार कर रही हैं। शहरी क्षेत्र में कई महिलाएं बच्चे के पालन पोषण को एक जरूरी काम नहीं मानती, अतः बच्चे पैदा ना करने का विकल्प चुन रही हैं। यह पैटर्न ग्रामीण भारत में भी फैल रहा है। ठीक है, दीर्घकालिक परिणाम भी लिख लो जल्दी जल्दी। दीर्घकालिक परिणाम क्या होगा? प्रजनन दर में गिरावट के कारण, दीर्घकालिक परिणाम क्या हुआ? प्रजनन दर में गिरावट के कारण आबादी में बुजुर्गों की हिस्सेदारी तेजी से बढ़ेगी। दूसरा पॉइंट लिखिएगा, 2050 तक भारत में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो जाएगी। सर रिपीट। 2050 तक भारत में बुजुर्गों की हिस्सेदारी 20% से अधिक हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है, श्रम बल में कमी आएगी। तो 2050 तक तो रोबोट। श्रम बल में कमी आएगी मतलब यह है भैया, कमाने वाले कम हो जाएंगे, खाने वाले ज्यादा हो जाएंगे। अगर खाने वाले ज्यादा हो गए तो आर्थिक विकास कहां जाएगा? आर्थिक विकास प्रभावी होगा। अगला एक पॉइंट लिख लीजिएगा, लैंगिक प्राथमिकता के कारण संभावित सामाजिक असंतुलन जैसी चुनौतियां उत्पन्न हो सकती हैं। स्थिति भी लिख लेते हैं। वैश्विक स्थिति क्या है? लिख लीजिए, पिछले 7 दशकों में TFR घटकर आधा रह गया है। पिछले 7 दशकों में TFR घटकर आधा रह गया है। TFR मतलब 1950 में 4.8 के मुकाबले 4.8 के मुकाबले 2021 में 2.2 औसत रह गया है, जो कि एक बार से बोल। जो कि 2050 तक यह 1.8 और 2100 ईस्वी तक की बात कर रहे हैं, 2100 ईस्वी तक 1.6 तक पहुंच सकता है, जो कि दक्षिण कोरिया और सर्बिया जैसे देशों के लिए बेहद चिंताजनक है। उप सहारा अफ्रीका के कई देशों में प्रजनन दर बहुत ऊंची बनी हुई है, वैश्विक औसत का दोगुना है। अगला पॉइंट लिखिएगा, सर्वाधिक प्रजनन दर चाड में है। तभी बता रही हूँ। सर्वाधिक प्रजनन दर चाड में, चाड, लीबिया, माली, है ना, ये सब देश हैं। चाड में कितना है? 7। 2021 के अनुसार है ये, 2021 में है सब। ठीक है, अगला एक पॉइंट लिखिएगा, सदी के अंत तक 204 में से सिर्फ 6 देशों में प्रजनन दर प्रति महिला 2.1 जीवित जन्मे बच्चों से अधिक होने की संभावना है। समोआ, सोमालिया, टोंगा, नाइजर, चाड और ताजिकिस्तान
देश में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, सऊदी अरब जैसे 13 देशों में यह दर प्रति महिला एक बच्चे से भी कम रहने की संभावना है। ठीक है, सर प्रति महिला 13 देशों में मतलब इसमें ये बताया जा रहा है, मतलब करीब 2100 आते आते, ये जो 21वीं सदी चल रही है, ये जब तक इसका अंत होगा, जब तक ये खत्म होने वाली होगी, तब तक का बता रहे हैं कि दुनिया के 77% से अधिक जीवित बच्चे जो होंगे वो कहां पर पैदा होंगे? वो पैदा होंगे भैया निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में। 77% से अधिक जीवित बच्चे निम्न और निम्न मध्यम आय वाले देशों में पैदा होंगे। क्यों? ये जो देश है ना, ये चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि इन देशों में पहले से सामाजिक समस्या, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्या बरकरार है, इसलिए ये चिंता का भी विषय है। इनमें जलवायु परिवर्तन भी एक समस्या बनी हुई है, गरीबी है, गरीबी के साथ साथ खाद्य पदार्थ की कमी भी है इनके पास, कुपोषण की समस्या है, स्वास्थ्य नहीं, स्वास्थ्य के मामले में समस्या है, साफ पानी की उपलब्धता, स्वच्छता, ये जैसी समस्याएं इन सबके पास अभी भी मौजूद है। अगर इन देशों की आबादी बढ़ती है तो ये इन समस्याओं का सामना करने के लिए इन सबको पहले से कहीं अधिक तैयार होना पड़ेगा, तब तो ये अपनी जनसंख्या को संतुलित रख सकते हैं। बात समझे? नहीं तो समस्याएं जो होंगी वो और भी बड़े स्तर पे फैलेंगी। फिर इसका समाधान क्या है? फिर समाधान भी लिख लो। समाधान क्या है भाई? बच्चों, जवानों, बुजुर्गों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए प्रजनन दर का 2.1 के आसपास होना जरूरी है। ठीक है, मतलब कहने का यह है कि देश में ना पर्याप्त बच्चे होने चाहिए ताकि आगे चलकर वो वयस्कों की जगह ले सकें। ठीक है, ठीक है सर, भारत को स्वीडन और डेनमार्क जैसे देशों से सीखने की जरूरत है। भारत को स्वीडन, डेनमार्क जैसे देशों से सीखने की जरूरत है जो नए परिवारों को प्रोत्साहित करके ऐसी चुनौतियों से निपट रहे हैं। ठीक है, जो नए ये सब क्या कर रहे हैं? ये लोग जो है ना सस्ती शिशु देखभाल नीतियां अपना रहे हैं। स्वीडन, डेनमार्क, स्कैंडिनेवियाई देश हैं ये सब। ये लोग स्वास्थ्य के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं। इन सब देशों के बारे में कहा जाता है ना, ये सेना पे खर्च ना करके ना स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, इन सब पे खर्च करते हैं पैसा। स्कैंडिनेवियाई देश जितने भी हैं। लैंगिक समानता को बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? बड़े पैमाने पर पुरुष एंगेजमेंट की पहल कर रहे हैं। अगला पॉइंट भी लिखो। महिलाओं को मातृत्व के साथ कैरियर का प्रबंधन करने के लिए पुरुषों को घरेलू कामकाज और देखभाल की अधिक जिम्मेदारी लेनी होगी। प्रजनन दर में गिरावट के प्रभावों को कम करने के लिए कुछ अन्य उपाय भी अपनाए जा सकते हैं। विकास और रोजगार परक आर्थिक नीतियां, सामाजिक सुरक्षा और पेंशन सुधार। ठीक है, कुल प्रजनन दर क्या होती है? किसी भी देश की कुल प्रजनन दर का मतलब होता है कि वहां पर रहने वाली जो 1000 महिलाएं, प्रति 1000 महिलाएं, और जो प्रति 1000 महिलाएं हैं उनकी उम्र होनी चाहिए 15 से 49। प्रति 1000 महिलाओं की उम्र होनी चाहिए 15 से 49 वर्ष वाली।
के जीवन काल में पैदा होने वाले जीवित बच्चों की औसत संख्या है। बात समझे? जिनकी डेथ हुई वो बच्चे नहीं, जो जन्म भी लिए हैं, जीवित भी हैं, उनकी बात होगी यहां पे। बात समझे? तो हम सिंपल सा भी बोल सकते हैं, प्रति 1000 महिलाओं के जीवन काल में पैदा होने वाले जीवित बच्चों की संख्या कुल प्रजनन दर कहलाती है। ये भी कह सकते हैं। ये क्या होती? ये एक अशोधित दर होती भाई, अशोधित दर होती है, ध्यान रखना। मतलब इसका है, अशोधित दर का मतलब होता है कि संपूर्ण जनसंख्या के लिए अनुमानित औसत दर, संपूर्ण जनसंख्या के लिए अनुमानित औसत दर ही अशोधित दर कहलाती है। ठीक है ना? एक चीज और याद रख लेना, इसमें विभिन्न आयु वर्गों में पाए जाने वाले अंतर का कोई ध्यान नहीं रखा जाता है। कुल प्रजनन दर क्या है? कुल प्रजनन दर क्या है? प्रजनन दर में कमी होने के प्रमुख कारणों को बताते हुए इसकी कमी से पड़ने वाले प्रभावों की विवेचना कीजिए। पहले तो हम बता देंगे कुल प्रजनन दर होती क्या है, परिचय, उसका परिचय दे देंगे, सिंपल सा जितना अभी बताए हैं। ठीक है? उसके बाद आप बताएंगे प्रजनन दर में कमी होने के प्रमुख कारण क्या है। थोड़ा बहुत व्याख्यायित भी कर लेना अपनी तरफ से पॉइंट देकर। फिर क्या बताना है? उसके प्रभाव बताओ। प्रभाव के साथ साथ भूलना मत, समाधान जरूर बताना है आपको। ठीक है? समाधान बताने के बाद आप उसका निष्कर्ष भी देंगे। ठीक है? इतने सारे काम करने हैं इस प्रश्न में।